हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी 01 2022 बैच के लिए मैथ्स के ऑफिशियल सैम्पल पेपर के पार्ट नंबर 2 को। इससे पहले आपके पार्ट नंबर 1 को हमने दे दिया है, ये आपका पार्ट 2 है। इसमें भी हम आपको 10 क्वेश्चंस करवाएंगे और पिछले भी पार्ट्स में हमने आपको 10 क्वेश्चंस करवाया था। और नेक्स्ट जो आपके पार्ट एक और आएंगे उसमें हमने आपको बचे हुए 5 क्वेश्चंस को करवाएंगे ताकि आपका टोटल 25 क्वेश्चंस हो जाए और आपका ये भी ऑफिशियल पेपर सैम्पल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने फिजिक्स के ऑफिशियल सैम्पल पेपर को बताया है, वो आपका खत्म हो चुका है, तो उसे जाकर आप जरूर देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और आपको टेलीग्राम चैनल पे ही सारे आपके वीडियो के नोटिफिकेशन और जो भी एग्जामिनेशन आपके हैं उसके लेटेस्ट अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं, सो आप उसको भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के लिंक पीडीएफ के इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ही एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और वह मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप उस ऑनलाइन मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, उससे आपको अपने एग्जामिनेशन का लेवल पता चलेगा और आपको नए नए क्वेश्चन भी वहाँ पे दिख जाएंगे, ताकि आपके प्रिपरेशन क्या हो वो आपको प्रिपरेशन में आपके हेल्प कर सके। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और वीडियो में बनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने वीडियो के लेक्चर्स की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, ये आपका टेक्निकल मैथ्स है, तो टेक्निकल मैथ्स में आप जो बच्चे हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जीडी में जो टेक्निकल मैथ्स होते हैं उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, अच्छे कंसेप्ट सीख के जाते हैं, अच्छे से अपने पढ़ाई को करके जाते हैं, तो डेफिनेट तौर पर वहाँ पर जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको आप जरूर बना पाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप पढ़ के जाते हैं और वहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा अंतर रहता है। लेकिन जब तक आप यहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को पढ़कर, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को बनाकर, सीखकर नहीं जाइएगा, तब तक आप वहाँ से जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो उसको आप नहीं बना पाइएगा। क्योंकि यहाँ से अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को बना के जाते हैं तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता है और आपको कंसेप्ट अच्छे से मेमोराइज भी रहता है। अगर आप ऐसा नहीं करके जाते हैं, सोचिएगा डायरेक्टली हम 2 + 2 = 4 जोड़ के चले जाएँ, वहाँ पे आसान वाले क्वेश्चन पढ़ के चले जाए और डायरेक्टली वहाँ पे बना ले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा। ठीक है, क्योंकि आप ऑफिशियल सैम्पल पेपर का यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो खुद से देख लीजिएगा यहाँ पे कि ऑफिशियल सैम्पल पेपर में भी कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन हैं, जिसे जो लैंग्वेज प्रेफर अच्छा लगे वो आप पढ़िए उसको और समझिए। हम यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश दोनों मिलाकर बोलेंगे ताकि क्या हो, सभी बच्चों को समझ में आते रहे। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 71 को। तो यहाँ पे लिखा गया है कि लेट टी आर बी द rth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, टी आर क्या है, किसी एपी का आरवा टर्म है। फॉर r = 1 to 3, r = 1 to 3 के लिए। ठीक है, इफ द सम पॉजिटिव इंटीजर m and n वी हैव tm = 1/n एंड tn = 1/m, देन tmn इक्वल्स। कहा जा रहा है कि आपका टीआर क्या है, किसी एपी का आपका एक rth टर्म है। ठीक है, टीआर जो है rth टर्म है और कहा जा रहा है कि टीएम जो है वो क्या है, उस एपी का mth टर्म होगा। तो टीएम का वैल्यू हमें 1/n दिया जा रहा है, एंड क्या दिया जा रहा है, टीएन का वैल्यू हमें क्या दिया जा रहा है, 1/m दिया जा रहा है। यानी टीएमवा टर्म का वैल्यू 1/n है और टीएनवा टर्म का वैल्यू 1/m है। ठीक है, जस्ट आपका ऑपोजिट है, टीएम का वैल्यू 1/n और टीएन का वैल्यू 1/m। तो ये आपको दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि टीएमएन का वैल्यू क्या होगा, यानी टीएमएन वाले टर्म जो होंगे उनका वैल्यू क्या होगा। तो कैसे बनाइएगा इसको, तो हम सिंपली तरीका होगा इसका कि जो भी आपके टर्म्स हैं उनको हम लिखेंगे। ठीक है, और देन फिर आगे तरफ प्रोसीड करेंगे। देखिए कैसे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए एंड डी जो हैं ये इस एपी के फर्स्ट टर्म और डी क्या है, इसके डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ए क्या है फर्स्ट टर्म और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो हमने लेट किया, तो टीएम को हम कैसे लिखते हैं, तो किसी भी एपी के जनरल टर्म्स को लिखने का तरीका आता है ए प्लस जो भी उसके टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे एम टर्म है तो m-1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी = किसके बराबर है, 1/n के। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना। फिर दूसरे वाले को इस लिखेंगे a + n-1 इंटू डी = क्या होगा, आपका 1/m होगा। इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका पेज लेते हैं हम, यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले में से दूसरे को घटा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं a से a कट जाएगा और d क्या होगा, आपका कॉमन आ जाएगा, d कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा m-1 और क्या हो जाएगा आपका माइनस में n+1। ठीक है, = किसके बराबर होगा, 1/n - 1/n, 1/n - 1/m। ठीक है, ये आपका m - n हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, m × n हो जाएगा। ये आपका 1 से 1 कट गया, d इंटू क्या हो गया, m - n हो गया। तो dm - n से dm - n कट गया, तो d = क्या हो गया, 1/mn हो गया। ठीक है, जब आपको d का वैल्यू मिल चुका है तो आप किसी भी a में या फिर नंबर 1 में या फिर नंबर 2 किसी इक्वेशन में पुट कीजिए d का वैल्यू और आप a का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो a का वैल्यू फाइंड करेंगे तो a = क्या हो जाएगा, आपका a = हो जाएगा 1/n माइनस m-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, 1/n। अब देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आपको निकालना है टीएम टर्म, क्या है टीएमएन टर्म आपको निकालना है, तो टीएमएन टर्म का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले ये बताइए टीएमएन टर्म का वैल्यू क्या होगा, ये होगा a + mn - 1 इंटू डी।
तो सब तो पता है हमें, लेकिन ए और डी नहीं पता। अगर हमें ए और डी पता चल जाए तो हम टी एम वाले टर्म का वैल्यू निकालेंगे, यानी अगर हम ए और डी हमें पता चल जाए तो टी एम एन वाले टर्म का हम वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमने डी को तो निकाल दिया, तो ए को भी निकाल लेते हैं। तो जैसे ही ए और डी निकलेगा हम सीधे इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पुट करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1/n माइनस, ये आपका अलग अलग वाले टर्म से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 1/n हो जाएगा और माइनस प्लस 1/mn हो जाएगा। तो 1/n से 1/n कटेगा, ये वैल्यू आएगा आपका 1/mn। ठीक है, तो ए का वैल्यू आपको क्या मिल गया, ए का वैल्यू आपको मिल गया 1/mn मिल गया। ठीक है, जब आपको ए का वैल्यू मिल चुका है 1/mn और आपको किसका वैल्यू, डी का वैल्यू भी मिल चुका है, क्या है आपका डी का वैल्यू, डी का वैल्यू भी 1/mn ही है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/mn प्लस में ये आपका हो जाएगा 1/mn। जब इसका पुट करेंगे, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस 1/mn। तो इससे ये कट जाएगा, तो टी एम एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख सकते हैं कितने आपको शॉर्टेस्ट तरीका में हमने आपको बताने का प्रयास किया है, क्योंकि इससे कोई अगर आपको शॉर्ट मेथड नहीं हो सकता, आप खुद से ट्राई भी करके देख लीजिएगा। आपके पास होता है इसे शॉर्ट मेथड तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यह जो टेक्निकल मैथ है, यह टेक्निकल मैथ है, आपके जनरल एप्टीट्यूड है नहीं कि आप यहाँ पे कोई ट्रिक लगा के अपने सॉल्यूशंस को लाइएगा। यहाँ पे जब तक कंसेप्ट नहीं है आपको पता, तब तक आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। सो आप कंसेप्ट की तरफ फोकस कीजिए। हमने आपको हमेशा कहा है, हमने आपको स्टार्टिंग से ही कंसेप्ट की तरफ फोकस किया था कि आप कंसेप्ट को अगर अच्छे रखते हैं तभी आप जाकर एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर कर पाइएगा, नहीं तो आप वहाँ पे सिंपली जाइएगा, वहाँ पे फिर चारों तरफ मुंह देखिएगा सबका। ठीक है, दूसरा कोई उपाय आपके पास रहेगा नहीं, क्योंकि आपने कंसेप्ट को नहीं सीखा है। आप ट्रिक के पीछे भाग रहे हैं तो ट्रिक के पीछे भागते रह जाइएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है का 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर पढ़िएगा, क्या लिखा जा रहा है। यहाँ लिखा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 एंड पैरेलल टू द लाइन y = 3x + 1। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि लाइन का इक्वेशन बताना है जो कि किससे पास हो रहा है, जो कि आपका पास हो रहा है 1,2 से, और किसके पैरेलल है, y = 3x + 2 के पैरेलल है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता चलना चाहिए कि अगर किसी लाइन का इक्वेशन आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो किसी लाइन के पैरेलल है, और वो पैरेलल लाइन क्या दिया गया यहाँ पे, दिया गया है 3x + 1। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक बात समझ में आना चाहिए कंसेप्ट के अनुसार कि अगर हमारा लाइन जिसका इक्वेशन हमें निकालना है और वह लाइन अगर इसके पैरेलल है, यानी कहने का मतलब ये मान लीजिए लाइन है, ये लाइन हमें जिसका इक्वेशन निकालना है, मानते हैं इसको लाइन x। ठीक है, और ये क्या है, लाइन आपका y, जो कि आपको कितना दिया गया है 3x + 1 दिया गया है। ठीक है, तो ये लाइन अगर हमारा इस लाइन के पैरेलल है तो कहने का मतलब जो इस लाइन का स्लोप होगा वही भी आपके इस लाइन का भी स्लोप होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें सिंपल ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा जो स्लोप होगा, जिस लाइन को हमें निकालना है उस लाइन का स्लोप किसके बराबर होगा, ये इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। तो यहाँ से m का वैल्यू में क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे स्लोप का वैल्यू में क्या मिल गया, 3 मिल गया। समझ रहे हैं हमने कैसे निकाला। हमें क्या समझना है सबसे पहले कि अगर कहा जा रहा है कि एक इक्वेशन निकालना है स्ट्रेट लाइन का जो कि 1,2 से पास हो रहा है और पैरेलल है इसके, तो सबसे पहले हमें ये दिख जाना चाहिए कि अगर इसके पैरेलल है तो इसका जो स्लोप होगा वही हमारे रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा। तो इसका स्लोप 3 है, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, हमें इक्वेशन पॉइंट कितना दिया गया है, पॉइंट दिया गया 1,2। तो किसी भी पॉइंट और किसी भी आपके स्लोप से आपको लाइन का इक्वेशन पता होता है, क्या पता होता है, y माइनस जो पॉइंट है आपका 2 = m इंटू यानी 3 × x माइनस जो पॉइंट है 1 यानी 1। आपका ये क्या होगा, आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो मिलाइए, इस तरह से कोई ऑप्शन है y - 2 = 3 × x - 1। ऑप्शन नंबर क्या है, 3, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 73। नंबर 73 में लिखा गया है कि द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला y² = 4x। ठीक है, आपको y² = 4x का पैरामेट्रिक पॉइंट बताना है। ठीक है, तो ये आपको सिंपल याद रहता है बच्चों को, आपको ये क्या होता है, सिंपल याद रहता है बच्चों को। कैसे, या फिर आपको यह भी याद नहीं है तो आप कैसे निकालिएगा, तो देखिए पैरामेट्रिक पॉइंट कहने का मतलब x का पॉइंट और y का पॉइंट। क्या निकालना है, x का पॉइंट आपको निकालना है और आपको क्या निकालना है, y का पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो हम अगर क्या करें, थोड़ी देर के लिए अगर बनाएं कि अगर थोड़ी देर के हम इसको कैसे बना सकते हैं, ये सोचिए। अगर तो हम इसको अगर सोचे थोड़ी देर के लिए कैसे बना सकते हैं, तो ये तो आपका एक कन्वेंशनल मेथड जो होगा आप उसको ला के बनाइए। तो उस तरीके से ला के बनाना आपको यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एक आपको यहाँ पे कुछ बता दे तो आप याद रखिएगा इसके रिगार्डिंग कि जो कॉमन पॉइंट होता है, जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है पैराबोला का, वो क्या होता है 80² 280 होता है। ठीक है, जो पैराबोला का कह सकते हैं कि जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है वो क्या होता है 80² 280 होता है। ठीक है, दूसरा बात है यहाँ पे कि ये ऑप्शन तो हमें गिवन ऑप्शन में नहीं दिया गया, ये जो हमारा आंसर है ये तो हमें गिवन ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये भी हमारा यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा बनता है। तो ये ऑप्शन अगर हमें नहीं दिया गया तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे यही कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये वाला जो ऑप्शन सब है ये तो ऑप्शन नहीं होगा, बच गया एक ऑप्शन नंबर सी। तो चेक कर लेते हैं कि सी जो है क्या हमारा ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर सी अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा तो कहने का मतलब है कि अगर सी के किसी भी एक पॉइंट को डाले, ये अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन है अगर इस पैराबोला का, तो ये x और ये y है, तो ये x y इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर x के जगह पे हम अगर इसको डालें तो हमें y मिल जाना चाहिए। अगर x के जगह पे अगर हम इसको डालें या फिर y के जगह पे हम इसको डालें तो हमें x का वैल्यू मिल जाना चाहिए। तो देख लेते हैं कि हमें ऐसा मिल जाता है तो हम समझ लेंगे कि यही इसका पैरामेट्रिक पॉइंट होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। y की जगह पर डाल देंगे -2a × sin × t और इसका क्या होगा, स्क्वायरिंग कर देंगे, = क्या हो जाएगा 4 × a × x। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 × a² ×
साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स। 4 से 4 कट गया, ए से ए कट गया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका ए साइन स्क्वायर टी। तो देख सकते हैं हमने y का वैल्यू जैसे ही डाला तो हमें x का वैल्यू मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है सी ही क्या है इस पैराबोला का पैरामीट्रिक पॉइंट है। तो पैरामीट्रिक पॉइंट को आप जब भी दिया जाए तो ऑप्शन से चेक करने का प्रयास कीजिए। जनरल जो पैरामीट्रिक पॉइंट होता है वो हम इसको लेते हैं, लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप चेक कीजिए, हो सकता है कुछ दूसरा भी यहाँ पे लगा के पैरामीट्रिक पॉइंट बनाया जा सकता है। ठीक है, पैरामीट्रिक पॉइंट कहने मतलब कोई भी पॉइंट इस पैराबोला पे। ये पैराबोला बनेगा कैसे, तो ये पैराबोला आपका बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस पर कोई भी पॉइंट, यही इसका मान लीजिए पी है, यही पी है आपका पैरामीट्रिक पॉइंट। ठीक है, यही इसको पी मान लीजिए आपका पैरामीट्रिक पॉइंट। समझ रहे हैं, ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 74, और ये नंबर 74 में क्या लिखा गया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द पॉइंट ए 103 टू द पॉइंट बी 471 एंड सी 353। ठीक है, कहा जा रहा है कि आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट बताना है। आपको बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो कि ए से ड्रॉ किया जा रहा है गिवन लाइंस पे। तो ये 3D का क्वेश्चन है। क्या है, 3D का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन के अनुसार एक लाइन हमारा क्या है बी सी लाइन है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 4 7 1 और इसका दिया गया है कितना 3 5 3। ठीक है, ये आपका इसका लाइन का कोऑर्डिनेट दिया गया। तो कहा जा रहा है कि एक आपको बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो कि ए से ड्रॉ किया जा रहा है। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है, यहाँ से क्या होता है कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है कि यहाँ से जो पॉइंट से आपको कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो ए पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है इस गिवन लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, ए से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि क्या होगा परपेंडिकुलर होगा इस बी सी पर। ये जो ए होगा इस पॉइंट से हम बी सी लाइन पर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा बी सी पे, और ये जो पॉइंट होगा पी, ये जो पॉइंट होगा पी, यही जो पॉइंट होगा ये क्या होगा आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, इसे कहेंगे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का बनाने का सिंपल तरीका होता है कि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि विदाउट कंसेप्चुअल नॉलेज से इस क्वेश्चंस को आप कभी छू ही नहीं सकते, कभी बना ही नहीं सकते। इस बात को याद रखिए, कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप डायरेक्टली आप इसको बना लीजिएगा। तो आपका इसका लॉन्ग मेथड ही होता है, आपका वो मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे खासे हैं और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके रखा है तो बहुत जल्दी आप इसके आंसर्स को निकाल पाइएगा, जल्दी से कैलकुलेशन करके आप इसके आंसर को निकाल पाइएगा। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट में आप उलझ के रह जाइएगा तो आप इसके आंसर को बिल्कुल निकाल नहीं पाइएगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी गिवन 2 पॉइंट से आपने 3D में अगर पढ़ा होगा तो किसी भी गिवन 2 पॉइंट से आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन BC इक्वेशन लाइन जो BC है उसका इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो BC लाइन का जो इक्वेशन होता है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम कि सबसे पहले x लिखते हैं और उसमें से क्या करते हैं किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं। चलिए मानते हैं कि हम क्या करते हैं आपको B को पकड़ लेते हैं। तो x - 4 हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा आपका, नीचे से क्या करेंगे C में से B को घटाएंगे, यानी C में जो x वाला पॉइंट होगा और B में जो x वाला पॉइंट होगा उनमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 3 में से 4 गया तो 1 हो गया, ये आपका हो गया। फिर y लिखेंगे, y - 7 लिखेंगे, अपॉन क्या करेंगे 5 में से 7 को घटाएंगे तो क्या हो गया -2 हो गया। फिर उसी तरह z लिखेंगे, z में से 1 को घटाएंगे, क्यों 1 को घटाया क्योंकि यह पॉइंट 1 है, और यहाँ पे 3 में से 1 को गया तो क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, इसको फिर क्या करेंगे, इसको मान लेंगे r के बराबर। क्या करेंगे, इसको हम किसी अदर पॉइंट r या फिर लेमडा, आपको जो मानना है आप मानिएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम रहेगा कि इक्वेशन लिखना लाइन BC का। इक्वेशन BC का लाइन लिखने का आपको तरीका पता चल चुका है। हो सकता है एग्जामिनेशन आपको एक ही यही क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए 2 पॉइंट दिया गया है तो इनमें से गिवन जो आपके ऑप्शन में से इक्वेशन कौन सा है इस लाइन BC का, आपसे यही क्वेश्चन पूछ देगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे 2 पॉइंट दे देगा, कहेगा कि बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो आप 3D से उस लाइन का इक्वेशन बना लीजिएगा, जैसे हमने अभी बना के दिखाया। सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया है। लाइन का इक्वेशन न पूछ के फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ दिया गया, यानी इस पॉइंट का P का वैल्यू पूछ दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन मानना है और इसको क्या करना है R के बराबर मान लेना है। ठीक है, R के बराबर मान लेना है, और इस R के बराबर मानने के बाद आपको क्या करना है, एक वैल्यू को R के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 74 हम आपको बताएंगे क्यों, थोड़ा देर बाद क्यों मल्टीप्लाई करना है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आपको थोड़ा देर बाद बताएंगे, पहले आप करिए। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि x का वैल्यू में क्या मिल रहा है, x का वैल्यू मिल रहा है हमें r+4, क्या हो r+4। उसी प्रकार से आपका y का वैल्यू में क्या मिल रहा है, y का वैल्यू में मिल रहा है -2r+7, क्या है -2r+7। ठीक है, -2r+7। उसी प्रकार z का वैल्यू क्या मिल रहा है, तो z का वैल्यू मिल रहा है हमें 2r+1, क्या है 2r+1, ये हमें वैल्यू मिल गया। तो ये जो XYZ हमें निकला, ये क्या है, तो ये हमने निकाला किसी भी, ये जो लाइन BC है उस पर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। हमने आपको इसको R मान के यहाँ से जो हमने XYZ का वैल्यू मिल गया, तो ये जो हमें XYZ है ये हमें बताता है लाइन BC पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो हम थोड़ी देर के मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, r+4, -2r+7, 2r+1। अगर ये जो लाइन BC है उस पर ये जो पॉइंट है, सभी पॉइंट ये इस पॉइंट लाइन BC का कोई भी कोऑर्डिनेट है, तो हम थोड़ी देर के मान लेंगे कि यही कोऑर्डिनेट है।
क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है तो हम थोड़ी देर मान सकते हैं ना कि यही कोऑर्डिनेट है। तो हमने माना कि पी ही जो है ये आपका कोऑर्डिनेट है। अगर हम यहाँ पे आर का वैल्यू निकाल लें, अगर हम आर का वैल्यू निकाल लें, अगर इसमें पुट कर दें तो हमें पी का वैल्यू निकल जाएगा और वही हमारा क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वही क्या होगा हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। अब आप खुद से देखिए, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं सो इतना समय लग रहा है। अगर आप खुद इससे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अभी तक 2 से 3 लाइन हमने लिखा है। ठीक है, यही 2 से 3 लाइन लिखा है और जो कि हमें लिखना भी नहीं चाहिए इतना, हमें डायरेक्टली इसको बनाना चाहिए। ये फोटो तो बनाना हमें एग्जामिनेशन में नहीं है, सबसे पहला बात। ठीक है, दूसरा बात क्या है, आपको ये अगर आपको नहीं समझ में आता है जल्दी से लिखना तो इसको जल्दी से आप लिख लीजिए। ठीक है, और देन फिर आप यहाँ से आप इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिख लीजिए, फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 स्टेप्स आपने लिखना है। सबसे पहले ये लिखना है और देन फिर क्या करना है, आपको यहाँ से ये पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स को लिख लेना है। ठीक है, तो फिर हम आपको समझा रहे थे कि यहाँ से अगर हम आर का वैल्यू को निकाल लें तो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल पाएगा। तो आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे कि जब भी यहाँ पे आर का वैल्यू निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस बीसी लाइन का आपका बीसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो बीसी लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो आपका नीचे वाला जो वैल्यू होता है, यानी इक्वेशन ऑफ बीसी जो होता है उसका जो नीचे वाला वैल्यू होता है वही इसका क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो 1 है, -2 है और 2 है। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो किसका है, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं, बी आर लिखना है, डी आर होना चाहिए। ठीक है, ये जो डायरेक्शन रेशियो ये किसका डायरेक्शन रेशियो है, ये आपके बीसी का डायरेक्शन रेशियो कितना है, आपका 1 है, -2 है और 2 है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एपी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकालने के बाद क्या करेंगे, उन दोनों का आपका x का डायरेक्शन रेशियो प्लस y का डायरेक्शन रेशियो प्लस z का डायरेक्शन रेशियो क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कोई भी जो 2 लाइन होते हैं अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट जो होता है और उनका सम क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर लाइन, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपका, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है आपका, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 A2 और A3 है और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है आपका, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 A3 A4 है। ये आपका कंसेप्ट है, ये सब आपको सिखा रहे हैं, यहाँ पे कंसेप्ट को सीख लीजिए। ठीक है, नहीं तो आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम होगा। तो अगर ये आपको दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं कि A1 A2 ये A2 हमने कैसे मान लिया, गलती हो गया। ठीक है, इसको मानते हैं B1 B2 और B3। तो कह सकते हैं कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये क्या होता है आपका, कह सकते हैं कि ये आपका रिलेशन आता है। कब रिलेशन आता है, जब 2 लाइन जो होता है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो वहाँ से ये रिलेशन निकल के सामने आता है। ठीक है, तो बस हम इसी रिलेशन का उपयोग करेंगे। पहले वाले के लिए हमें डायरेक्शन रेशियो मिल चुका है, दूसरे वाले के लिए दूसरा वाला लाइन कौन सा है, ये एपी लाइन है। इस एपी लाइन का हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एपी। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एपी। अब एपी का डायरेक्शन रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए, एपी का डायरेक्शन रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे, आप यह देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एपी का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने की बात कही जा रही है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये आपको तरीका होता है फाइंड करने का कि आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट पी निकाला है हमने, पॉइंट क्या है, पी निकाला है हमने, r+4 हमने जो पॉइंट निकाला है उसमें से क्या करेंगे हम, इस पॉइंट जो आपका r+4 है, ये एक्चुअली क्या है, कुछ गलती लिख दिया है क्या हमने, थोड़ी देर रुक जाइए। तो 3 में से 4 के तो -1 होगा यहाँ पे, एक्चुअल में ये माइनस हो जाएगा, सब जगह माइनस कर दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका -r+4 हो जाएगा। ठीक है, -r+4। तो यहाँ पे -r+4 है, उसमें से क्या करेंगे हम, आपका ऊपर वाला जो पॉइंट ए है जो कि कितना दिया गया है आपका 1 0 3 ये दिया गया है, तो उसमें से हम घटाएंगे। तो -r+4 इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा क्या होगा, -r+4 -1। ठीक है, फिर कॉमा, फिर क्या है, कॉमा के बाद -2r+7 -0, फिर कॉमा, फिर 2r+1 माइनस क्या आपका 3। ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज लेंगे। यहाँ पे कौन सा हम बता रहे हैं, ये आपका पार्ट नंबर 1 बता रहे हैं, फिर पार्ट नंबर 2 है और क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 74 का ही आंसर है ये। ठीक है, इसका अगर आपको PDF चाहिए होगा तो हमने बोला है आपको कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऐसा हो गया। देन फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट लेना है, यानी सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इसको हमें सॉल्व करने पे मिलेगा -r+3 और दूसरे वाले का क्या मिलेगा आपका -2r+7। ठीक है, -2r+7। तीसरे वाले क्या मिलेगा 2r-2 ये आपका डायरेक्शन रेशियो निकल चुका है। तो आपको पहला डायरेक्शन रेशियो पता है, ये आपको A1 मान लीजिए इसको, और दूसरे वाले को क्या मान लीजिए, ये B1 मान लीजिए। तो इसी तरह A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम करेंगे यहाँ पे -r+3 इंटू में 1 नहीं है, क्या है, -1 है। ठीक है, तो -1, फिर आपका क्या होगा प्लस में -2 इंटू 2r+7। ठीक है, फिर प्लस में 2r-2 इंटू में क्या होगा आपका 2। ठीक है, दूसरा क्या है -2 है, तीसरा क्या है 2 है। ये किसके बराबर होगा, ये आपका 0 के बराबर होगा।
बस अब यहाँ से क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करेंगे कैसे, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस आर, ये क्या हो जाएगा आपका -3 माइनस माइनस प्लस 4r माइनस 7 2 14 प्लस 4r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 4 8 8 कितना है 9, 9r आपका यहाँ वैल्यू आ गया, क्या हो गया आपका 9r यहाँ से आ गया। ठीक है, और ये कितना आ गया आपका 14 4 कितना होता है आपका 18। ठीक है, 18 और 3 21, ये आपका 21 आ गया। तो आर का वैल्यू कितना आ गया 21/9, तो 3 3 जा और 3 7 जा 21, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 7/3। ठीक है, आर का वैल्यू जब 7/3 निकल गया तो बस आपको यहाँ पुट करना है। जैसे आपका 7/3 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा 7/3 यहाँ डालिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 से 12 12 से 7 गया तो 5/3 क्या हो गया 5/3। तो पहला पॉइंट आपका 5/3 होगा। ऑप्शन मैच करेंगे, देखेंगे मैच कर रहा है कि नहीं। पहला पॉइंट 5/3, तो चलिए ये भी 5/3 मैच कर रहा है। दूसरा पॉइंट देखेंगे माइनस में 7/3 है, तो यहाँ पे डालेंगे कितना आपका 7/3 डालेंगे तो आपका ये 7 3 21 और ये आपका 7 2 14, 14 में से 21 में से 14 किया तो कितना आपका 21 में से 14 किया आपका, तो ये आपका प्लस में आएगा, जो भी आएगा आपका प्लस में आएगा। प्लस में कितना आएगा आपका 6 1 7 आएगा, 7 प्लस में आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका प्लस वाला। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे बनाएंगे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का यही तरीका होता है। अगर आपको इससे शॉर्ट कोई तरीका पता होगा तो हमें भी बताइएगा, हमें भी जानने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आपको अगर इससे शॉर्टेस्ट तरीका पता चलता है तो बिल्कुल आप उसको बना सकते हैं, लेकिन हमने जो बताया है यही सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है और इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई अदर कंसेप्ट आप नहीं लगा सकते ताकि आपको यहाँ पे इसको बना पाए। आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पॉइंट निकालना है, ना कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके को अपनाना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया तो ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन दे देगा, लेकिन इससे के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कितने सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे सामने आए हैं। आपने यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो का कंसेप्ट सीखा है, आपने यह कंसेप्ट सीखा है आपने, तो सिंपल हो सकता है आपके ज्ञान में सिर्फ यही एक कंसेप्ट से पूछ दे क्वेश्चन, 2 लाइन दे दे और आपका क्या कर दे वहाँ से किसी एक्स का पॉइंट का वैल्यू पूछ ले, यहाँ से कोई एक्स यहाँ पे एक्स दे दे और इसी एक्स का वैल्यू पूछ ले, तो कैसे निकलेगा, आप दोनों का प्रोडक्ट करके 0 के बराबर कर दीजिएगा, वहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि इसी तरीके के आपके जो छोटे छोटे बातें हैं यहाँ पे दी गई है, छोटे छोटे पॉइंट जो इसके सामने से निकल के आ रहे हैं उससे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेम आपका क्वेश्चन बनेगा। अब बड़ा क्वेश्चन बनाने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि समय कम होता है तो वहाँ पे उसी तरीके के क्वेश्चन दिए ही जाएंगे ताकि आप कम समय में उसे बना पाए। समझ रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 75। यहाँ पर लिखा गया है कि x + 6/x + 1 टू द पावर कितना है x + 4 है। इसका क्या निकालना है, आपको लिमिट निकालना है कहाँ पे, x टेंस टू इन्फिनिटी पे। कितना x टेंस टू इन्फिनिटी पे आपको इसका लिमिट फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपको इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट फार्मूला देंगे आपको, उस फार्मूला को याद रखिएगा, उसी पे यह बनेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हम इसमें से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे से दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 + 6/x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 + 1/x हो जाएगा। x से x कट किया कॉमन लेने के बाद, और यहाँ पे हो गया x⁴। अब यहाँ पे अगर इन्फिनिटी पुट करें तो ये क्या होगा आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 0 हो जाएगा, ये आपका हट गया। ठीक है, और ये आपका क्या जाएगा 1 पे पावर, ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी 1 पे पावर इन्फिनिटी। ये कैसा फॉर्मेट है आपका 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये हमें बताने का मतलब यही है कि अगर आपका इस तरीके से दिया गया पावर में दिया जाए, यानी ये आपका वैल्यू दिया जाए और उस पर कुछ पावर दिया जाए, तो ऐसा जब भी वैल्यू दिया जाए और वो आपका 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, अगर जब भी ऐसा दिया जाए और उस पर पावर कुछ समथिंग दिया जाए, ठीक है, फंक्शन पे पावर कुछ दिया जाए, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f(x) gx दिया जाए ऐसा करके, और आपका क्या हो, आपका ये जो फंक्शन है लिमिट जो है ये आपका 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट हो, तो आप इसको कैसे बनाएगा, तो आप इसको बनाने का तरीका होता है कि हम क्या करते हैं e⁻ लगाते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f(x) में से एक को घटा लेते हैं और साथ ही में ये gx को क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होता है आप इसका या इसको कंसेप्ट होता है इसके रिगार्डिंग, जो कि आपको इस तरीके से इस पर बनाना होता है। तो हम इसी सेम कंसेप्ट पे इसको क्या करेंगे बनाएंगे। आपको चेक करना क्या होगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हमारा गिवन फॉर्मेट 1 पे पावर इन्फिनिटी है या फिर नहीं। अगर 1 पे पावर इन्फिनिटी है तभी आप इस पैटर्न को लगाइएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 75 का आंसर है यहाँ पे। तो देखिए कैसे लगाएंगे हम, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे हम इसको क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले इसी पैटर्न पर लगा देंगे। तो e⁻ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x + 6/x + 4, यही ना है, सॉरी x + 4 नहीं, x + 1 है। ठीक है, x + 1 है, इसमें से क्या करेंगे -1 करेंगे और आपका जो ऊपर वाला जो वैल्यू है x + 4 उसको क्या करेंगे यहाँ पे इसके साथ प्रोडक्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो e⁻ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पे हो जाएगा आपका x + 4 x + 6 -1/x + 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x + 6 -x -1/x + 1 और उस पर पावर क्या है x + 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा e⁻ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x से x कट गया तो क्या हो गया 6, एक माइनस किया तो क्या हो गया 5 हो गया, तो 5 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया x + 4/x + 1। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका 5 पीछे चला गया, तो e⁵ पीछे आ गया। यहाँ पे हो गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों में x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + 4/x, और यहाँ पे हो गया 1 + 1/x, ठीक है। तो इन्फिनिटी पुट कीजिएगा जैसे ही, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, e⁵ 5 × 1 यानी e⁵ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इतना लिखने का जरूरत है ही नहीं आपको, अगर आप देखेंगे तो आपको यहीं पर से आपको आंसर समझ में आने लगेगा, ठीक है, यहाँ पे या फिर आप यहाँ पर से आपको आंसर समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को बनाना है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इसको बनाइए। इस तरीके के क्वेश्चंस हमने आपको प्रीवियस जो भी हमने आपको कंसेप्ट सिखाया है प्रीवियस वीडियोस में, हमने जो भी आपको कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट्स हमने दिया था, पीले कलर का आपका जो उसका थंबनेल होगा उस पर जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है लिमिट का, उसको दिखेगा। हमने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे भी करवाए हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे जरूर जाकर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या लिखा गया है, पढ़िएगा। यहाँ लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए निगेशन ऑफ स्टेटमेंट ए, नॉट द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट ए नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 0। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो निगेशन नहीं है, यानी निगेशन करने का मतलब इनका फॉल्स नहीं है, यानी नॉट फॉल्स। क्या है, कह सकते हैं कि आप नॉट फॉल्स, क्या कह सकते हैं आप इसको, नॉट फॉल्स कह सकते हैं, ठीक है। नॉट फॉल्स ऑफ स्टेटमेंट ए, ठीक है, नॉट फॉल्स ऑफ स्टेटमेंट ए, यानी स्टेटमेंट ए का क्या है, फॉल्स नहीं है, ठीक है, नॉट फॉल्स। या फिर कह सकते हैं कि नॉट असहमति, यानी जो असहमति नहीं दे रहा हो, यानी असहमत नहीं हो जिससे, ठीक है। तो पढ़िएगा, पहला ऑप्शन क्या है, ए नेचुरल नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0, यानी ए नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, यानी क्या है आपका 0 से बड़ा नहीं है। तो ये तो इसका फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे ऊपर वाले स्टेटमेंट में कहा रहा है कि ए नेचुरल नंबर जो है वो क्या हुआ, 0 से बड़ा होता है, ठीक है। ए नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है। इसका आपको ऐसा बताना है स्टेटमेंट जो कि इसका फॉल्स स्टेटमेंट नहीं बता रहा हो, लेकिन ये तो आपका फॉल्स स्टेटमेंट बता रहा हो। कैसे, जैसे पढ़िएगा, ए नेचुरल नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0, एक नेचुरल नंबर है जो कि 0 से बड़ा नहीं है, तो ये तो क्या आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, इट इज़ फॉल्स दैट, ये गलत है कि नेचुरल नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0, यानी ऐसा गलत है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो क्या ऐसा गलत है क्या, तो बिल्कुल नहीं, ये भी क्या आपका फॉल्स स्टेटमेंट है ऊपर वाले का, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 को पढ़िए, ये क्या लिखा जा रहा है, यहाँ लिखा जा रहा है कि इट इज़ फॉल्स दैट, ऐसा गलत है कि नेचुरल नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0, यानी ऐसा गलत है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 0 से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा गलत है, यानी 0 से बड़ा नहीं होता है, सो गलत है, यानी कहने का मतलब कि 0 से बड़ा होता है। ये क्या होता है, इसका नॉट निगेशन हो गया, यानी इसका कह सकते हैं कि इसका नॉट फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, यानी ये सेम स्टेटमेंट को यहाँ पे दर्शा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। तो ये निगेशन वाले भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके एग्जाम्स में, ये सेम टू सेम आपके सिलेबस में पढ़ने हैं, आपके 12th के सिलेबस में है पढ़ने, सो क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 77। नंबर 77 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या है, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 20 and 4 रिस्पेक्टिवली। जो मीडियन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितने हैं, 20 और 4 दिए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ़ ईच टर्म इज इंक्रीज बाई 2, अगर प्रत्येक टर्म को 2 से इंक्रीज कर दिया जाए तो देन न्यू मीडियन और एंड एसडी, यानी न्यू मीडियन और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होंगे। तो सबसे पहले हमने आपको इसके मीन मीडियन पढ़ते समय आपको हमने पढ़ाया भी था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो आपको कोई भी नंबर को ऐड करने पे, नंबर को सब्सट्रैक्ट करने पे, इन सभी तरीके से, यानी कोई भी नंबर आप कह सकते हैं कि किसी भी ऑरिजिन को अगर चेंज कर दें, यानी उस नंबर में किसी प्रकार का चेंज लाएं, तो उस पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो कोई चेंजिंग नहीं देता है। यहाँ पे कह सकते हैं कि नो चेंजिंग होगा, ठीक है। क्या का नो चेंजिंग होता है इसका, तो सबसे पहले ये आपका ऑप्शन नंबर चेक कीजिएगा कि 4 इसका आंसर क्या है। पहले जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 4 था, और बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन डैश जो हो गया वो भी क्या होगा आपका 4 के ही बराबर होगा। था ऑप्शन नंबर तो बी पहले ही कट गया, ठीक है। अब बच गया आपका ए सी और डी, ठीक है, ए सी और डी बच गया, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है कि जो मीडियन है, मीडियन जो है, मीडियन एम ई डी आई, अच्छा एक और बताते हैं आपको थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग कि स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, वो आपको काम आएगा। वो क्या होता है, रूट अंडर, हमने हालांकि स्टैंडर्ड डेविएशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बताए हैं, तो वहाँ पे भी हमने सब कुछ बता के रखा है। ये होता है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, या एक्स बार क्या होता है आपका मीन होता है, ठीक है। एक्स बार क्या होता है, मीन होता है, और एक्स क्या होता है आपके जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं वो होते हैं। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मीडियन के बारे में। अगर मीडियन, पहले वाला मीडियन हमारा अगर 20 है, अगर प्रत्येक टर्म को कितने से बढ़ा दिया जा रहा है, 2 से बढ़ा दिया जाए, तो क्या मीडियन में चेंज होगा कि नहीं होगा, मीडियन में बिल्कुल चेंज होगा। अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये क्या है आपका, और 7, ये क्या है आपका ऑब्जर्वेशन है, मानते हैं थोड़ी देर के लिए ये क्या है हमारा आपका ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। बढ़ते क्रम में सारे ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, सारा ऑब्जर्वेशन क्या है आपका बढ़ते क्रम में, ठीक है, छोटा से बड़ा है, ठीक है। क्या आपका सारे जो टर्म्स है वो कितना आपका छोटा से बड़ा है। तो हम थोड़ी देर के मानते हैं कि ये सभी टर्म्स क्या है हमारे ऑब्जर्वेशन है। तो इस ऑब्जर्वेशन का, यानी गिवन टर्म्स जो है उनके जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, उन ऑब्जर्वेशन का हम अगर मीडियन निकालने का प्रयास करें, इन ऑब्जर्वेशन का अगर हम क्या करें, मीडियन निकालने का प्रयास करें, तो हम कैसे निकालेंगे, इन ऑब्जर्वेशन का अगर मीडियन निकालने का प्रयास करें तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 2
3 और 2 3 इधर से हट गया, मिडिल वाला वैल्यू क्या होगा 4 है, तो यानी जो 4 होगा वही क्या होगा इसका मीडियन होगा। यानी मीडियन क्या होता है, मिडिल वाला वैल्यू मीडियन होता है। तो यहाँ गिवन टर्म्स कितने हैं, 7 गिवन टर्म है, ऑड वाला टर्म है, तो ऑड वाले में जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पे 4 मिडिल टर्म होगा, तो यही क्या होगा आपका मीडियन होगा। सबसे पहले तो आपको यह पता चलना चाहिए कि ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। अगर हम क्या करें, प्रत्येक टर्म में दो को ऐड कर दे, प्रत्येक टर्म में क्या करें, दो का ऐड करें, तो यहाँ पे ऐड करके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करके कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करके कितना हो जाएगा बताइए 5 के बाद 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि जब हमने 2 में ऐड किया तो सब कुछ तो सेम रहा, यानी सब कुछ सेम है, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स भी सेम है, और मीडियन क्या हो गया हमारा सिर्फ आपका इंक्रीज कर गया। देख सकते हैं मीडियन अभी भी हमारा क्या है, मिडिल टर्म ही होगा। मिडिल टर्म कौन सा आपका, पहले से लेकर स्टार्टिंग से चौथा नंबर पे क्या गया हमारा 6 है, पहले चौथा नंबर पे कितना था 4 था, हमने 2 ऐड किया आपके ऑब्जर्वेशन में, तो 2 क्या हो गया हमारा मीडियन में भी ऐड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि मीडियन में अगर आपका 2 का एडिशन हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे हम 2 का एडिशन करने के बाद कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सिंपल यही है कि मीडियन में अगर हम क्या करें ऐड कर दे सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमारा जो नया मीडियन होगा उसमें भी उसी सेम टर्म का एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखने के लिए हमें मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी मिलेगा, डिवीजन करेंगे तब भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्टैंडर्ड डिवीजन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, और मीडियन में जैसे भी नंबर से प्लस माइनस करते हैं तो वहाँ पे चेंजिंग देखने के लिए मिलता है हमें। ठीक है, तो ये क्या आपको कंसेप्ट है, हालांकि हमने पहले भी इस कंसेप्ट को दिया है और सेम आपके सैम्पल पेपर में भी यही क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से और देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, आप कंसेप्ट को सीखिए। हमने कहा कि आपको हड़बड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को सीखिए, और कंसेप्ट को सीखने के बाद आपको डेफिनेट तौर पे ये कंसेप्ट आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल में क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो भी कंसेप्ट हम आपको दे रहे हैं, अगर आपको अच्छे से करके जाते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं और उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी बना लेते हैं, तो डेफिनेट तौर पर आप एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेकर ही आइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िएगा, लिखा गया है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट सच दैट पी ए जो क्या है वो नॉट इक्वल टू 0 है एंड पी बी अपॉन ए क्या है वो इक्वल टू 1 है। ठीक है, देन कहा जा रहा है कि बी इंटरसेक्शन ए, ऑप्शन नंबर ए में बी क्या है, बी इज इक्वल टू 5, यानी बी में कोई एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन सी क्या है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और ये इंटरसेक्शन नहीं है, सबसेट होता है, तो बी इज सबसेट ऑफ ए। सी में क्या जा रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी, या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन को पढ़िएगा क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि पी ऑफ ए जो क्या है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, पी बी अपॉन ए जो है वो क्या है इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि पी बी अपॉन ए जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पी बी अपॉन ए जो फॉर्मूला होता है उसका होता है, आपने कहाँ पढ़ा होगा, आपने इसको प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा होगा। तो ये फॉर्मूला होता है पी बी, या फिर कह सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे वाला वैल्यू होता है वो लिख देते हैं, यानी पी ऑफ ए। ठीक है, ये आपका ये किसके बराबर है, ये आपका 1 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिख रहा होगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, पी ऑफ ए के बराबर हो गया। ठीक है, ये पी ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया वो पी ऑफ ए के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, कहने का मतलब यही हुआ कि पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो क्या है ए के बराबर है, ए और बी का कॉमन पार्ट ए के बराबर है। यानी कहने का मतलब यही हुआ, अगर आपको इसको एग्जाम्पल से समझा दें कि मान लेते हैं कि ए में एक एलिमेंट है ए और बी में एलिमेंट क्या है आपका, बी में एलिमेंट है ए बी सी और डी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो क्या होगा आपका ए और बी का कॉमन पार्ट, तो ए और बी का कॉमन पार्ट क्या है सिर्फ ए बी है, और ये किसके बराबर आपका, ये आपका ए के बराबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका ये ए के बराबर आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि ए जो है वो क्या है हमारा सबसेट है बी का, यानी बी में हमारा ए एलिमेंट प्रेजेंट हो जा रहा है। यानी देख सकते हैं ए बी यहाँ पे है, तो बी में ये बी है आपका, इसमें ए एलिमेंट प्रेजेंट हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए क्या है सबसेट ऑफ बी है। तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है आपको ये बनाना होता है। अगर आपको देखिए क्वेश्चन देखते हैं कितना छोटा क्वेश्चन है, कितना आप कह सकते हैं, सॉरी ठीक है, तो सॉरी फ़ोन आ गया, तो थोड़ा सा देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा आपका सिंपली ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 79। देखिए इस क्वेश्चन को हम आपको नहीं बनाएंगे, ये जो क्वेश्चन है हम आपको यहाँ पे नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है, कैसे क्या करना है हमने आपको प्रीवियस जो आपके वीडियोज़ हैं, जो सैम्पल पेपर के हमने प्रीवियस वीडियोज़ दिए हैं, सैम्पल पेपर के जीडी के मैथ्स के जो वीडियोज़ हैं आपके 1 वीडियोज़ में ही कंप्लीट सोल्यूशन दिए गए हैं। ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन दिए गए हैं, तो उस वीडियोस में जाकर आप इसके सोल्यूशंस को देखिएगा, या फिर हम आपके लिए ये खुद आपके लिए छोड़ रहे हैं जो कि आपको खुद से बनाना है। ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल आप कैसे करना है आप इसको जाइएगा खुद से जाकर देखिएगा। हम आपको थोड़ी देर के लिए हिंट्स दे दें, तो आप यहाँ पे जो ग्रेटर देन इक्वल टू दिया गया है तो इससे देख के आपको हरवाना बिल्कुल नहीं है। सिंपल ग्रेटर देन को हटा देना है और ये x + 2y = 120 मान लेना है। x + y = कितना आपका 60 मान लेना है, और x - 2y = 0 मान लेना है, x = 0 मान लेना है और y = 0 मान लेना है। इन सभी का क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसा फिजिबल रीजन निकालना है जो कि इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, वह रीजन निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सभी पॉइंट्स को
जो भी पॉइंट्स आएंगे, जो फिजिबल रीजन के अंदर जो पॉइंट्स आएंगे वो सभी पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, आपको दर्शाना पड़ेगा। और उस पॉइंट्स को दर्शाने के बाद आपको जो z इक्वल टू 5x प्लस 16 क्या है, 5x प्लस 10y है, उस सभी पॉइंट्स को इसमें पुट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सभी पॉइंट्स को पुट करने के बाद किसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू आता है कौन से पॉइंट पर, और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसी पॉइंट को यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या आता है, कैसे आता है, वो आपको नहीं बताएंगे। इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम वैल्यू दोनों आपको बताना है। यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ आपका मैक्सिमम वैल्यू पूछे गए हैं, लेकिन हम आपसे मैक्सिमम और आपके मिनिमम दोनों वैल्यू आपको बताना है क्या होता है आपका, तो वो आपको जरूर बताना है। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनेगा तो प्रयास किया जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो में बताया जाए, नहीं तो हम आपको सिंपल बता दें कि आप जाइए प्रीवियस जो भी आपके बैचेज हैं, हमने जो भी प्रीवियस बैचेज में बताया था, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको प्रीवियस बैचेज के, आप कह सकते हैं कि प्रीवियस बैचेज के मैथ्स के सेक्शन, जीडी के मैथ्स सेक्शन में जाइएगा, आपको वहाँ पे सैम्पल पेपर्स अच्छे से दिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे जैसे ही सैम्पल पेपर क्लिक कीजिएगा, आप क्वेश्चन नंबर को जाइएगा, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, 19वां नंबर क्वेश्चन पे जाइएगा, आपको 19वां नंबर क्वेश्चन पे इसका आंसर मिल जाएगा। अच्छे से हमने पूरे अच्छे से एलिब्रेट करके बताया हुआ है, तो जाकर आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा। ठीक है, इसका हम यहाँ पे सोल्यूशन बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। ठीक है, सो आप उसको जाकर वहाँ से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है 80, ये 80 क्या है आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है पढ़िएगा। यहाँ लिखा जा रहा है कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 2 × 2, 2 × 2 का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि ए इनवर्स का मॉड किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि ए ऑफ ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ए ऑफ ए इनवर्स जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो दोनों सेट क्या करेगा, हम मॉड ले, तो ए ऑफ ए इनवर्स का मॉड किसके बराबर हो गया, आई के मॉड के बराबर हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे यहाँ पे, आपको पता है आपने एक और कंसेप्ट सीखा हुआ है कि ए बी का अगर मॉड रहे तो आप इसको मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए इंटू में मॉड ऑफ ए इनवर्स भी लिख लेंगे, इक्वल टू क्या हो गया, आई के मॉड के बराबर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ए ऑफ मॉड जो हो गया वो ए ऑफ इनवर्स मॉड साथ में लिखा गया, और आई का मॉड क्या होता है, आई का मॉड क्या होगा आपको, एक आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका मॉडल्स निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप ए इनवर्स का मॉड देखिएगा तो क्या होगा आपका 1/a का मॉड के बराबर हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिएगा आंसर हो जाएगा इसका आपका 1/a का मॉड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चैप्टर्स का, तो ये आपसे तो बिल्कुल बन जाना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर। अगर आपके मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको सेपरेट उसके लिए वीडियोस बनाएंगे। जैसे कि हमने आपको कैलकुलस के डिफरेंशियल इक्वेशन, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इन सभी पे सेपरेट वीडियोस भी अभी हाल फिलहाल में ही दिया है। अभी जो तुरंत वीडियोस हमने दिया था लेक्चर नंबर 9 करके जीडी के मैथमेटिक्स का, तो उसे जाकर देखिएगा, वहाँ पे आपको लिमिट्स और आपके कंटिन्यूटी के क्या है कंबाइंड क्वेश्चन है, वहाँ पे डिफरेंशिएशन के भी कंबाइंड क्वेश्चन है, तो वहाँ से देख के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कहिएगा तो मैट्रिक्स पे भी सिंगल वीडियोस हम बना देंगे आपका। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।